तो इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। जी न्यूज में देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, जी हाँ, ये पोल ऑफ पोल्स है। तमाम ओपिनियन पोल जो हुए हैं पिछले 24 घंटों में, उसके मौके पर तमाम ओपिनियन पोल का निचोड़ क्या कहता है, देश में किसकी हवा चल रही है या किसकी हवा नहीं चल रही है, वो तमाम आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। हमने कुछ राज्यों की बात की, कुछ और बड़े राज्यों की अब बारी है। इस घंटे में हम बात करेंगे बाकी के तमाम राज्यों की। सबसे पहले 3 बड़े राज्य बिहार, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। कुल 130 सीटें हैं। रोहित, यहां की हवा क्या कहती है? चलिए सुमित, शुरू करते हैं बिहार के साथ कि बिहार का आंकड़ा किस तरीके का आ रहा है, जहां पर बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट गया है और जेडीयू ने यह कहते हुए गठबंधन तोड़ा या नाराजगी जताते हुए तोड़ा कि नरेंद्र मोदी के साथ रहे तो हमारे लिए भी आगे मुश्किल हो जाएगी। वहां नरेंद्र मोदी का असर कितना है, जरा आंकड़ा अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। ये देखिए, बिहार की 40 सीटें हैं और बीजेपी ये देखकर बड़ी राहत महसूस करेगी कि देश में अब तक जितने सर्वे आए हैं कि आज अगर चुनाव हो जाता है तो बिहार में बीजेपी को उन सब सर्वेस के आधार पर 22 सीटें मिल सकती हैं। 7 सीटें जेडीयू के खाते में, 8 सीटें आरजेडी के खाते में, 2 सीटें कांग्रेस के खाते में और 1 सीट अन्यों के खाते में यहां पर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। यह बिहार की 40 सीटों की तस्वीर है, जहां बीजेपी 50% से ज्यादा सीटें जीतने की कुव्वत रखती है आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाते हैं तो। अब जरा इस तस्वीर को हम बदलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र का आंकड़ा क्या कहता है। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 48 लोकसभा सीटें, वहां पर भी बीजेपी और शिवसेना गठबंधन काफी अच्छी स्थिति में दिखाई देता है। आज के अनुमान के हिसाब से बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 28 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस एनसीपी को 15 सीटें और अन्यों के खाते में 5 सीटें आती हुई दिखाई देती हैं। ये आज की स्थिति का अनुमान है और एक बार फिर बता दें, ये केवल अनुमान है, ये कोई नतीजा नहीं है, ये सिर्फ अनुमान लगाया गया। देश भर में जितने न्यूज चैनल्स और एजेंसीज ने अब तक सर्वे किए हैं उन सब के आधार पर यह एक महासर्वे हमने तैयार किया है। साथ ही पश्चिम बंगाल की भी तस्वीर आपको फटाफट दिखा देते हैं। ममता बनर्जी वहां किस स्थिति में है, क्या नरेंद्र मोदी को वहां लोग जानते हैं, पहचानते हैं? ये देखिए, ये एक चिंता वाली तस्वीर हो सकती है बीजेपी के नेताओं के लिए, जहां बीजेपी के खाते में 0 सीट अभी तक कम से कम दिखाई दे रही है। आज की स्थिति में अगर चुनाव होते हैं, 4 सीटें कांग्रेस, टीएमसी 24 सीटों पर बढ़त है और देखिए लेफ्ट के खाते में 13 सीटें और अन्यों के खाते में 1 सीट जाते हुए अभी की स्थिति में अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो दिखाई दे रही है। यह पश्चिम बंगाल की 42 सीटों का हाल है। सुमित, देख लिया आपने, 130 सीटों में 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को अच्छी बढ़त मिलती हुई दिख रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक बड़ा झटका उनके लिए हो सकता है। बिल्कुल, और ये शायद बहुत बड़ी चिंता की बात भी हो सकती है बीजेपी के लिए। नया पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, कुछ मेहमान पुराने हैं, पहले परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से सतपाल जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आउटलुक हिंदी के एडिटर नीलाभ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, केसी त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू के नेता, उनसे भी हम बात करेंगे, और साथ में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद सलीम साहब कोलकाता से। आप सबका स्वागत है, लेकिन पहले जमीनी हकीकत जानते हैं। महाराष्ट्र के नतीजे आपने देखे, मुंबई में क्या चल रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी एहसान जुड़ रहे हैं। एहसान अब्बास, क्या देख पा रहे हैं आप मुंबई में, किसकी हवा है, मोदी की, राहुल की, या वहां भी अरविंद केजरीवाल की नाम की माला जपी जा रही है? जी हाँ, महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें और जाहिर है कि इस बार क्या हवा चली, लोगों के जहन में क्या है, मुंबई के लोगों को, उनसे बात करते हैं। अर्जुन जी बताइए कि क्या नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल, किसकी हवा है, किससे आप चाहेंगे? सिर्फ नरेंद्र मोदी की। नमो नमो। आज पूरे देश में जिस तरह कांग्रेस ने 84 का दंगा कराया, क्या सिख समाज उसको माफ करेगा? और राहुल गांधी क्या कहते हैं कि इसमें कुछ कांग्रेसी हैं, उन पर हम जांच करेंगे। आज 30 साल से कांग्रेस शासन में है, 30 साल हो गए पंजाब के दंगे पर, पूरे देश में सरदारों पर। नरेंद्र मोदी जी को, यस, नरेंद्र मोदी, नमो नमो। जी, आप क्या मानते हैं कि इस बार कौन लीड करे देश को? आज की तारीख में नरेंद्र भाई मोदी एक प्रामाणिक नेता हैं, उनके पास विजन है, देश के विकास के लिए उनके पास सारे प्रोग्राम हैं, उन्होंने गुजरात में करके दिखाया है। ऐसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी का पूरे हिंदुस्तान, महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में आप चले जाइए, देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी को याद कर रही है, उनके विजन को। यहाँ तो शुक्रिया। तो ये नमो नमो की आवाज मुंबई से बुलंद हो रही है, नरेंद्र मोदी का नाम लोगों की जुबान पर है। बिल्कुल, नमो नमो की बात वहां भी सुनाई दे रही है। तहसीन, एक रिएक्शन आपका जरूर लूंगा यहाँ पे, लेकिन बहुत चाहूंगा कि संक्षेप में बोले, बहुत लोगों को मौका देना है। मुंबई में भी
नमो नमो, दिल्ली में भी नमो नमो, पंजाब में भी नमो नमो, हरियाणा में भी वही स्थिति। क्या हो रहा है कांग्रेस को? तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं, एक तो हाँ, मैं इस बात को कंसीड करता हूं कि अर्बन इंडिया में देयर इज एंटी कांग्रेस मूड, ये इस बात को कंसीड करना चाहता हूं। और एक तरफ से क्योंकि कांग्रेस ने अपने जो पॉइंट्स है, अपनी जो अचीवमेंट्स है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए जितनी अच्छी तरह से नरेंद्र मोदी ने मार्केटिंग की है, इसको मैं कंसीड करता हूं। लेकिन मुंबई की जहां तक स्पेसिफिक बात है, मैं मुंबई से आता हूं, हफ्ते में 2 दिन मुंबई में रहता हूं। ये शायद ये लोगों का ओपिनियन है, जमहूरियत उन्हें अधिकार देती है ओपिनियन रखने का। लेकिन जहां पर मुंबई की बात है, मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन प्रोग्रेसिव लिबरल सिटी है, और नरेंद्र मोदी जैसे लीडर्स या शिवसेना जैसे लीडर्स के लिए मुंबई जैसे शहर में कभी कहां कोई जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं। चाहे स्टैंड करती है मुंबई पर, ऑफ कोर्स शिवसेना कॉर्पोरेशन, लेकिन जिस तरह से मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉर्पोरेशन के नीचे डिटीरियोरेट हुआ है, उस हिसाब से, और इनके प्रायोरिटीज क्या है, आप विमेन के लॉन्जरी को बैन कीजिए शॉप के अंदर, कोई डेवलपमेंट का बात नहीं करते। वो साहब कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब का विजन है। मैं पूछना चाहता हूं कौन सा विजन है, स्पेसिफिक विजन बताइए, एक चीज तो आप स्पेसिफिक बताइए। तो ये जो चीज है, ये चीज मुंबई में कहां पर स्टैंड नहीं करेगी, मुंबई विल सरप्राइज कांग्रेस की तरफ। सतपाल जैन जी, क्या आपको चिंता होती है, क्योंकि मुंबई में भी कहा जाता है कि दिल्ली की तरह शहर में आम आदमी पार्टी की अच्छी खासी पकड़ बनती जा रही है, क्या बीजेपी को चिंता है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सहारे आपको रोक सकती है? देखिए, मैं आपका इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले 2-3 छोटे छोटे वाक्य कहना चाहता हूं। अभी तक के जो सारे सर्वे आए हैं उसमें 2-3 चीजें बिल्कुल सामान्य हैं। पहली बात यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए बहुत तेजी से पीछे जा रहा है। दूसरी बात जो सर्वेस में आ रही है, एनडीए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे जा रहा है। तीसरी बात कि श्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। चौथी बात, राज्यों में भी वो पार्टियां आगे आ रही हैं, चाहे वो टीएमसी वेस्ट बंगाल में आगे आ रही है, चाहे वो जयललिता तमिलनाडु में आगे आ रही है, जो पार्टियां कांग्रेस की विरोधी हैं। इसलिए जो खतरे की घंटी है वो कांग्रेस पार्टी के लिए है। और एक बात और सामान्य है सभी सर्वेस में, आम आदमी पार्टी जिस तेजी के साथ दिल्ली में आई थी दिसंबर में विधानसभा चुनाव में, अब उसकी उस तेजी से जो बढ़त थी वो दिल्ली की घटनाओं के बाद उसी तेजी से रुक भी गई है। इसलिए आप अगर आज ये मानकर चलें, जो मेरे मित्र अभी बोल रहे थे, उनके पास विकास का मॉडल नहीं है, उनके पास कोई डेवलपमेंट नहीं है, उसके पास ये नहीं है, तो मैं उनसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सारा देश, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, चाहे दिल्ली है, तो क्या सारा देश नरेंद्र मोदी के पीछे लग गया है और नरेंद्र मोदी के पास कोई विजन नहीं है? इसका काउंटर भी है, वेस्ट बंगाल में 0 सीट है। एग्जैक्टली, मैं जवाब जगह पर बीजेपी की पकड़ है ही नहीं। दे रहा हूं। एक सेकंड सर, आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे दूं। सॉरी, बोलिए। जहां तक पश्चिम बंगाल का ताल्लुक है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कभी भी एक बहुत सशक्त सीटें लेकर आई नहीं है। कभी 1, कभी 2, कभी 3-4 सीटें पश्चिम बंगाल के आगे चले जाइए, वहां 7 राज्य वहां भी नहीं आई। नॉर्थ ईस्ट में और वेस्ट बंगाल में हम कभी आए नहीं। हमारा जो मोदी जी 272 तक पहुंचे, वही आपको बता रहा हूं कि आप नॉर्थ ईस्ट की 10-12 सीटें होंगी, वेस्ट बंगाल 25 सीटें होंगी। वेस्ट बंगाल में भी कांग्रेस 40 में से 4 पर आ रही है, पर कांग्रेस के पास ऑप्शन है, वो ममता या लेफ्ट दोनों के पास आ सकती है। इसलिए हमारे पास जो हार्टलैंड है, हमारा यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, हम इन्हीं से इतनी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही यूपी है जहां कल तक लोग हमको 10 से आगे नहीं दे रहे थे, 15, 20, 25, 30 सर्वे करते करते आज 37 पर आ गए और हमको पूरा विश्वास है। मेरे साथ एक ही जवाब, रिप्लाई दे दीजिए। आप ही के सहयोगी, आप ही की बात करेंगे। डीपीटी, आपका स्वागत है जी न्यूज में। बहुत तेजी से कांग्रेस की जो अलोकप्रियता है उसका नुकसान यूपीए को उठाना पड़ रहा है। आप मानेंगे इस बात को, महाराष्ट्र में भी उसका खामियाजा एंटी इनकम्बेंसी कह लीजिए, अलोकप्रियता कह लीजिए, आपके गठबंधन को उठाना पड़ेगा। पहले तो जितना ये सर्वे है जिस पर आप बात कर रहे हैं सुमित जी, उस पर मैं कहता हूं सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सर्वे को आप अंग्रेजी शब्द मानिए, यहां संस्कृत मत मानिए, कि सभी सर्वे और सर्वेयर्स बड़े आनंदित हों। 2004 में जितने सर्वे हुए थे उनके जो निष्कर्ष थे वो क्या सच साबित हुए? सभी अटल जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, दोबारा एनडीए की सरकार आ रही है। किसी ने नहीं कहा कि यूपीए सरकार बना सकता है या यूपीए बनेगा। तब तो यूपीए नहीं बना था उस तरह से, यूपीए तो बाद में बना। खैर, 2009 में बहुत सर्वे हुए, किसी सर्वे ने यह नहीं कहा कि 206 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलेगी, वो मिल गई। तो भारतीय लोकतंत्र का एक निष्कर्ष है कि जनता हर सर्वे से आगे है। वो जो तय करती है
वो अद्वितीय है और बहुत समझ के साथ तय करती है। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं, समझ लेता हूं मैं, लेकिन इसके काउंटर के साथ लौटूंगा। केसी त्यागी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप जेडीयू के नेता हैं। मैं स्पेसिफिकली बिहार की बात आपसे करूंगा। त्यागी जी, आपकी पार्टी बिहार की पार्टी मानी जाती है, नीतीश कुमार आपके सबसे बड़े जिताऊ कैंडिडेट के तौर पर देखे जाते हैं, और पार्टी कहीं ना कहीं चाहती भी है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए अगर तीसरे मोर्चे जैसी सरकार बनती है। लेकिन बीजेपी का साथ छूटने के बाद आपकी सीटें घट रही हैं। आपको इस बात का इल्म था कि ऐसा हो सकता है? जितने भी सर्वे अब तक आए हैं उन सारे सर्वे में दो चीजें कॉमन थी। एक, बिहार के जितने भी नेता हैं 65% लोगों ने माना है कि नीतीश कुमार सबसे अच्छे नेता हैं। दूसरा, 55% बिहार की जनता चाहती है, आप ही के सर्वे, मैं नहीं कह रहा हूं ये जी, कि नीतीश कुमार की वापसी होनी चाहिए। लेकिन जब वोट देने की बात है तो पता नहीं वो वोट कहां चली जाती है। आप ही के सर्वे कह रहे हैं, आप सारे उठा लीजिए, IBN 7 का उठा लीजिए, नरसिंगा का उठा लीजिए, दूसरा उठा लीजिए, सब सर्वों ने माना है कि 65% से ज्यादा लोग नीतीश कुमार के कामकाज से संतुष्ट हैं। 55% लोग चाहते हैं कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुख्यमंत्री की बात नहीं, इस बार चुनाव प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है त्यागी जी, बीच में इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी उस पैमाने पर नीतीश कुमार को तौला जा रहा है। ऐसा है, हम आपको जो है गलत साबित करेंगे। डेवलपमेंट पे चुनाव होगा, ये विकास पर चुनाव लालू यादव की लोकप्रियता बढ़ी है आपके इलाके में। लालू यादव की सीटें आपके लगभग बराबरी की दिखा रहे हैं तमाम सर्वे। तो हम भी जेल में होकर आए क्या? जब भी भ्रष्टाचार में, तब हमारी सीटें बढ़ेंगी क्या? हमको नहीं पता, ये आपको तय करना है, जेल में जाए जेल के बाहर रहे क्या। लेकिन मेरा ये कहना है कि तमाम सर्वे कह रहे हैं कि लालू यादव की लोकप्रियता बढ़ी है, उनके शायद हमदर्दी शायद जुड़ी है लोगों की, और यादव वोट बड़ी संख्या में लालू यादव के पीछे खड़ा है, जिसका नुकसान नीतीश कुमार को उठाना पड़ेगा। हम आपके इस सर्वे से सहमत नहीं है, हम आपके सर्वे को गलत साबित करेंगे। और जितना भी विकास का काम हुआ, भाई आप ही लोग कह रहे हो, आप ही के सारे चैनल्स पे मैं देखता हूं बिहार में विकास हो रहा है, जंगल राज था, आप ही के चैनल कहते हैं। जब चुनाव में वोट डालने की बात आती है तो आपके सर्वे उल्टा कुछ कहने लगता है। असल में ये एक सारा साइकोलॉजिकल मामला इसलिए है कि हमारा भाजपा का गठबंधन जो था लगातार चुनाव जीत रहा था, वो गठबंधन हमारा टूट गया। तो बीजेपी की तो एक सर्वे गलत कहेगा, दो कहेगा, तीन कहेंगे, चार कहेंगे। त्यागी जी, ये तो आप भी मानेंगे, जितने सर्वे हुए जब से आपका गठबंधन टूटा है, किसी ने भी लोकसभा के पैमाने पर आपको ज्यादा सीटें पहले से नहीं दी है। सब आपकी पार्टी को नुकसान में बता रहे हैं और बीजेपी को फायदे में बता रहे हैं, जबकि गठबंधन तोड़ा आपने। सुमित जी, हमने गठबंधन हमने तोड़ा, गठबंधन इन्हीं सज्जन के नाम पे तोड़ा कि ये समाज के सभी वर्गों को स्वीकार्य नहीं है। वो हम उस पे ना कोई हमें अफसोस है। हमारा ये कहना है, क्या पिछले 8 सालों में बिहार के अंदर निर्माण कार्य नहीं हुए? क्या विकास कार्य नहीं हुए? क्या कानून व्यवस्था की स्थिति जो है सुदृढ़ नहीं हुई? किस तरह से हमने अपराधियों को जेल के सीखों के पीछे पहुंचाया? कैसे देश के अंदर सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में आकर के बिहार खड़ा हो गया? कैसे जीडीपी वहां सबसे ज्यादा हो गई? कैसे वहां सड़कों का जाल सबसे ज्यादा हो गया? कैसे प्राइमरी हेल्थ तमाम बातें आप कह रहे हैं त्यागी जी, और हो सकता है ऐसा हुआ भी हो, लेकिन जमीन की हकीकत कुछ और कह रही है। जो तमाम ओपिनियन समूचा देश कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। इस वक्त हमारे सहयोगी सीधे भोपाल से जुड़े हैं, आशुतोष गुप्ता। भोपाल की सीटें हमने आपको दिखाई थी। बीजेपी को 29 में से 24 सीटें मिल रही थी, कांग्रेस 4 पर सिमट रही थी कांग्रेस की, जबकि इस बार के मुकाबले सीटें कम हो रही। आशुतोष, क्या वहां पर भी पूरी तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो उनको सफलता मिली है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर और कैपिटलाइज कर पाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल सुमित, ये बहुत बड़ा सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से क्या अपनी क्रेडिबिलिटी को साबित कर पाते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मैंने देखा था कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा नाम था जिन्होंने अपने नाम की बदौलत इतनी बड़ी जीत एक बार फिर हासिल करी और मध्य प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी को सत्ता हासिल कराई। तो हमारे साथ काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि इस समय हम न्यू मार्केट में मौजूद है, जिसे भोपाल का हृदय स्थल कहा जाता है। काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या लगता है आपको इस बार किसके बदौलत सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी या फिर शिवराज सिंह चौहान? मध्य प्रदेश की हम फिलहाल बात करें तो देखिए, मुझे लगता है कि अभी जिस तरह का सर्वे आ रहा है उसमें जहां पर
अगर तुलनात्मक ढंग से देखा जाए तो जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है जो राजनीतिक दल, उनकी तरफ जनता जाती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए अभी तक मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अभी तक का जो परफॉर्मेंस है वो मुख्यमंत्री जी का परफॉर्मेंस अच्छा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी जनता का झुकाव उधर है। और आगे आने दूसरे राज्यों को अगर देखें हम, जैसे वेस्ट बंगाल है, तो वहाँ उनको उस सत्ता के साथ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हम दिल्ली में देख रहे हैं तो आपके साथ दिखाई दे रहा है। जैसा देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अच्छे परफॉर्मेंस को यहाँ पर तरजीह दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर आप आशुतोष फटाफट लोगों से एक लाइन में पूछे, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी किसको वोट करेंगे? मध्य प्रदेश में दिक्कत नहीं है, दो ही पार्टियां हैं। एक बार फटाफट एक रिएक्शन, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी नाम से लीजिए, अपने पीछे लोग खड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, इन दोनों में से आपको चुनना है? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। आपसे जानना चाहेंगे राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? डेफिनेटली नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। बिल्कुल आशुतोष, आशुतोष नरेंद्र मोदी। कुल मिलाकर तस्वीरें बिल्कुल जमीन पर दिखाई दे रही हैं। अगर 10 लोगों से आप पूछे तो 7, 8, 9 लोग हैं वो नरेंद्र मोदी के आसपास दिखाई देते हैं। अब एक बार फिर अपने इलेक्शन रूम में चलेंगे। इलेक्शन रूम में मेरे साथ रोहित सरदाना मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रोहित, हम चाहेंगे कुछ और राज्यों के आंकड़े आप देते ताकि उसके बाद हम इस बहस को आगे बढ़ाएं। बारी है राजस्थान की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की और उत्तराखंड की। चलिए हम आपको पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ दिखाते हैं। दोनों बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, जहां पर राजस्थान में अभी बीजेपी गाजे बाजे के साथ सत्ता में आई है। निश्चित तौर पर बीजेपी को उम्मीद होगी कि उसका पूरा असर अब के चुनाव पर लोकसभा में भी दिखाई देगा। तो आंकड़ा दिखाते हैं अपने दर्शकों को फटाफट। राजस्थान का आंकड़ा क्या कहता है? 25 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 21 बीजेपी के खाते में आ सकती हैं, 3 कांग्रेस को और 1 अन्य को जा सकती है। ये पोल ऑफ पोल्स का अनुमान है, यानी कि तमाम जितने पोल्स हुए देश में उन सब के आधार पर हमने ये अनुमान लगाया। और साथ ही छत्तीसगढ़, जहां बीजेपी की सरकार है रमन सिंह की अगुवाई में, उसकी 11 सीटें लोकसभा की वो कैसे बढ़ती हैं देखिए। 9 सीटों पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस को जीत हासिल हो सकती है। ये आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो अनुमान हो सकता है। इसके अलावा 2 और राज्य, झारखंड और उत्तराखंड, वहां पर किस तरीके से गणित बैठेगा? ये 14 सीटें झारखंड की किसके खाते में जाती हैं? 10 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 3 अन्यों के खाते में। और साथ ही साथ उत्तराखंड, जहां पर कांटे की टक्कर के बाद सरकार बनी थी कांग्रेस की और अब भी मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान चल रही है, वहां बीजेपी के खाते में 4 और अन्यों के कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है। 5 में से कुल मिलाकर यह स्थिति इन 4 राज्यों की सुमित आज अगर चुनाव होते हैं तो ओपिनियन पोल बताता है। बिल्कुल, शुक्रिया रोहित, आपके पास आते रहेंगे। मोहम्मद सलीम साहब काफी देर से हमारे साथ हैं। मोहम्मद सलीम जी, लेकिन मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा, आप भी आंकड़े देख रहे होंगे, तमाम ओपिनियंस पोल देखे होंगे, ये उसका निचोड़ इसको आप कह सकते हैं। हर जगह पर नरेंद्र मोदी की हवा सी दिखाई देती है। नरेंद्र मोदी का लगता है कि बड़ी आसानी से सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वो बीजेपी को लेकर जा सकते हैं। इन परिस्थितियों में आपकी जैसी पार्टी जो हमेशा से बीजेपी का विरोध करती रही, नरेंद्र मोदी की राजनीति का विरोध करती रही, वो अपना भविष्य कहां देखती है? कुछ समझ कर ही हुआ मौज दरिया का हरीफ, वरना हम भी जानते हैं आफियत साहिल में है। हवा को देख करके हम नहीं आगे बढ़ते, हवा के रुख बदलने की कोशिश करते हैं। हमारी जो भी ताकत है उसे लेकर, धर्मनिरपेक्ष ताकत जो है उसको लेकर के आपने देखा कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जैसे लोग प्रधानमंत्री हों, इसके लिए हवा चाहे जितना भी हो, कॉर्पोरेट मीडिया चाहे जो भी करे, रुपए जितना भी डाला जाए, ओपिनियन पोल जो भी आए, लेकिन ये अनुमान है। और मैं समझता हूँ ये अनुमान गलत साबित करने के लिए जनता की एकता बहुत बड़ी एक ताकत है। और आप आज की पोल की बात कर रहे हैं, पोल अप्रैल या मई में होगी वोट, तो इसलिए आज का आंकड़ा कल क्या होगा कोई को नहीं मालूम। आपके खुद सर्वे कह रहे हैं कि आप जिस तरह से दिल्ली में आए थे और उसके बाद 1 महीने के अंदर उनके साथ स्थिति बिगड़ गई है, तो ये जो राजनीतिक जो बहाव है उसमें कितने तेजी से हवा बदलती है, इसको भी आपको क्या मोहम्मद सलीम साहब, आपको लगता है कि एक देश को कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक थर्ड फ्रंट जैसी चीज, एक मजबूत बाकी पार्टियों का एक दल गठबंधन दिखना चाहिए और एक चेहरे के साथ दिखना चाहिए, ताकि तीसरे मोर्चे के साथ जो लोग वोट करना चाहते हैं उनको दिक्कत ना हो, वो कंफ्यूज ना हो वोटर? आज तो स्थिति ऐसे है कि कांग्रेस या बीजेपी होर्डिंग में चाहे जो भी हो, उनके सब नेता एक साथ दिखते नहीं हैं। और ये तो अलग अलग दल है। और आप जानते हैं जब भी चाहे वीपी सिंह की सरकार हो, चाहे देवेगौड़ा की हो, चाहे गुजराल की हो, चाहे उससे पहले भी अकांग्रेस जो भी गैर कांग्रेसी या गैर बीजेपी सरकार बनी है, पहले कभी कोई विज्ञापन में किसी का कोई आयरन मैन का फोटो दिखाया नहीं गया है। और सबको एक जगह में लाकर खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। सब अपने अपने जगह पर लड़ेंगे। जमीन अगर मजबूत होगा, लोग अगर जुटेंगे, तो यूपीए 1 भी जब
जब बनी थी वो चुनाव के बाद बनी थी, और यही प्रश्न था, एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरी तरफ प्रश्न चिन्ह लगाया गया था कि कौन है। आज ये नीति का लड़ाई हो रहा है, नेता के नहीं। और हम शुरू से ये कह रहे हैं, आप नेता के चेहरा जितना भी दिखाएं, चाहे नमो चाहे रागा बोलो, लेकिन लोग इससे उब जाएंगे और लोगों को रास्ता तलाशना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग आपका एनालिसिस है, हम आपके पास आएंगे।